जय श्री राम बच्चों। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है जिसमें हम बच्चों के गणित के लिए और विज्ञान के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बच्चों को, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, थोड़ा पढ़ने में कम शिक्षित होते हैं, उनके लिए मैं सरल लैंग्वेज में कक्षा जितनी भी हैं 9, 10, 11, 12 उनके लिए आपको क्या यानी अध्ययन कराऊंगा। जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि ये यूपी बोर्ड का कक्षा 10 के गणित का वीडियो है, जिसमें अध्याय पहला वास्तविक संख्या दिया गया है। हमें पता है कि यूपीएमएसपी ने हमारे अध्यायों को यानी कुछ अध्यायों को काट कर थोड़ा सिलेबस को छोटा कर दिया है। हम लोग क्या करेंगे कि सिलेबस कैसा है, क्या है, इसे तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, आपको उससे भी अच्छे से, यानी जैसे प्रश्नों का संयोजन, कभी-कभी प्रश्न इधर-उधर बदल दिए जाते हैं, तो उनके आधार पे आपको क्या करेंगे, उच्च शिक्षा के बारे में हम आपको दिलाएँगे, बताएँगे, और तरीका इतना सरल होगा कि सभी बच्चों के लिए ये पर्याप्त हो जाएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या यहाँ पे दिया गया है। तो हम ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। पहले कि वास्तविक संख्या होता क्या है। तो प्रश्न यहाँ पे ये बनता है बच्चों के लिए कि सर, हम लोग जब पेपर देने जाएंगे तो उसमें तो वास्तविक संख्या नहीं आएगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, क्या कहते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं आएगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। लेकिन हमें ये जानते रहना है, क्योंकि अगर हमें आगे चल के मैथमेटिक्स यानी गणित से ही अगर पढ़ना है, या हमें कोई प्रयोगात्मक चीज़ें देना है, अगर किसी शिक्षक को या किसी अध्यापक या किसी बच्चे को बताना है, तो हमें उसे उसकी जानकारी होनी चाहिए, या किसी भी प्रश्न में अगर वास्तविक संख्या से रिलेटेड कोई चीज़ होता है तो हम उसे बता सकें। ठीक है? तो वास्तविक संख्या कहते किसे हैं कि परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्या का संयोजन, यानी दोनों प्रकार की संख्याओं को जब हम मिलाते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम मिलाएंगे तो उसे हम लोग वास्तविक संख्या का रूप देते हैं। आप कहेंगे सर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है? बिल्कुल। तो परिमेय संख्या कहते किसे कि परिमेय संख्या एक तरह से भिन्न के तरह होते हैं, लेकिन भिन्न नहीं होता है। भिन्न का जो गुण है वो अलग होता है, परिमेय संख्या का गुण अलग होता है। दोनों को लिखने का तरीका एक ही है, उसे आप अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें जो आपका हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे सर, ऐसा क्यों कि हम हर को 0 क्यों नहीं लिख सकते? तो हम इधर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि अगर किसी संख्या में जब हम 0 का भाग देते हैं तो उस संख्या में यानी अपरिभाषित रूप से मान आता है। यानी किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर हम उसके वास्तविकता मान को पता नहीं कर सकते कि कितना है। हाँ, इसी को अगर हम रिवर्स करते हैं, अगर 0 ऊपर हो जाए और 2 से संख्या से भाग देते हैं तो इसका एक फिक्स मान, स्थिर मान, नियत मान का पता चलता है कि 0 संख्या में कुछ भी आप मिलाओगे तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। यानी कि इसका मान पता है कि ये 0 है, इसको एक ही नाम से जानते हैं, लेकिन अपरिभाषित रूप से नहीं बता सकते कि उसका मान कितना आएगा। इसीलिए हर को हम लोग 0 इसमें नहीं रखते हैं। अगर ये भिन्न की तरह है तो भिन्न और परिमेय संख्या दोनों के असर एक ही है, दोनों की परिभाषाएँ क्या एक ही होंगी, या दोनों को हम एक ही तरीके से बता सकते हैं? नहीं। जो भिन्न होता है केवल धनात्मक होता है, यानी भिन्न को केवल ऐसे आपको अंश बटे हर में लिखिए जो केवल धनात्मक होंगे। यानी लेकिन जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या धनात्मक भी होती है, शून्य भी होता है, और आपके साथ में ऋणात्मक भी होता है। यानी तीनों प्रकार के जो भी अंश बटे हर में हमें प्राप्त होगा उसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। जैसे 1/2, 3/4, शून्य, -1/3 और -7/5। ये सभी संख्याएँ आपके परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। ये धनात्मक है, ये शून्य है, और ये क्योंकि शून्य को हम अंश बटा हर में लिख सकते हैं। हमें पता है कि किसी भी संख्या में अगर नीचे कुछ ना हो तो वहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। ये हो गया परिमेय संख्या के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं अपरिमेय की संख्या के बारे में। तो अगर अपरिमेय की संख्या की बात करें तो अपरिमेय को परिभाषित करना
सही नहीं है। या उसको हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि अपरिमेय संख्या को हम परिभाषित नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उसे हम पहचान सकते हैं कि दिए गए संख्याओं के समूह में कौन परिमेय संख्या, कौन अपरिमेय। कैसे पहचानेंगे? जो भी अपरिमेय संख्या होगा, वो आपके वर्गमूल के अंदर अगर अभाज्य संख्या लिखी हुई है, तो यानी वह संख्या अपरिमेय में आएगा। पाई नामक वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया पाई, ये भी अपरिमेय में आता है, और किसी दशमलव प्रसार जो कि अनावर्ती रूप से आगे बढ़ता रहता है, उसे भी हम अपरिमेय की श्रेणी में रखते हैं। यानी आप कहेंगे सर अभाज्य संख्या का मतलब? अभाज्य संख्या का मतलब जिसका गुणनखंड आपका 1 होता है और वह स्वयं संख्या होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके बहुत सारे हैं। अगर इन वर्गमूल के अंदर इसमें से कोई भी संख्या आपको अगर दिखाई दे, तो समझ जाइए कि पूरा दिया गया मान आपका अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब कि ज़रूरी नहीं कि केवल यही दिया हो, इससे बढ़ के भी दे सकता है। एग्ज़ाम्पल के रूप में जैसे अगर दे दे रूट में 75, क्या ये परिमेय है या अपरिमेय? तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ये आपका अपरिमेय है, क्योंकि इसमें हम अगर 75 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे 5 होगा। 5 तो निकल जाएगा वर्गमूल से बाहर, लेकिन 3 उसी वर्गमूल में रह जाता है। यानी कि 5 तो परिमेय है, लेकिन कड़ी में यानी वर्गमूल के अंदर जो 3 है वो आपका अपरिमेय है। तो अपरिमेय में अगर हम परिमेय का गुणा करते हैं तो वो आपका अपरिमेय ही आता है। इसलिए पूरी संख्या यानी ये हो या फिर ये, इन तीनों चीज़ों को अपरिमेय के रूप में रखा जाता है। ठीक है? ये तो हो गया हमारा वास्तविक संख्या के बारे में परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें सबसे पहला प्रथम टॉपिक आता है यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। विभाजन, कहीं-कहीं पे प्रमेयिका भी लिखा है, कहीं-कहीं लिख सकते हैं प्रमेय का भी प्रयोग कर सकते हैं। कहेंगे यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने विभाजन का मतलब एक भाग विधि का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक प्रमेयिका, प्रमेयिका का मतलब किसी दूसरे द्वारा खोजे गए प्रमेय का प्रयोग उन्होंने विभाजन रूप में करके एक संबंध स्थापित किया उन्होंने, जिससे वो क्या करते हैं कि दिए गए 2 संख्याओं के बीच का म स ज्ञात किया जा सकता है। तो कहेंगे सर म स तो हम लोग छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं, गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, तो यूक्लिड का देने का क्या तात्पर्य है? बिल्कुल, वो जो हम पढ़ते थे, वो पीछे कक्षाओं में होता था, जिसमें उसका जो कैलकुलेशन यानी गणनात्मक होता था, थोड़ा सरल होता था। हम लोग कक्षा 10 में हैं, तो इसे यूक्लिड का प्रयोग करके करेंगे। इन्होंने भी वही प्रोसेस किया है, लेकिन इनके द्वारा एक रिलेशन व्यक्त किया गया है, जिस रिलेशन से आप किसी भी 2 संख्याओं का म स सरलता से ज्ञात कर सकते हैं। अब इनका संबंध यानी वो रिलेशन क्या है? लिखा जाता है कि ऐसी यानी किसी 2 संख्या या धनात्मक पूर्णांक, किसी 2 धनात्मक पूर्णांक A व B जिनका अद्वितीय हल Q व R प्राप्त होता है। यानी Q तो सदैव एक ही होगा, लेकिन R की वैल्यू बदल सकती है, क्योंकि वो आपका सेक्सुअल होता है, जिससे आपको किताबों में दिया गया होगा कि Q और R आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें आपकी क्या होंगी, वही होंगी। आप चाहे तो अपनी किताब में उसमें देख सकते हैं कि उसमें आपका कहा है कि जिसमें A और B आपके 2 धनात्मक पूर्णांक होते हैं, जिससे Q और R आपके अद्वितीय हल के रूप में या अद्वितीय संख्या के रूप में प्राप्त होता है। तो कहेंगे सर अद्वितीय क्या होता है? अद्वितीय का मतलब जिसका कोई दूसरा हल ना हो, यानी जिसे हम एक तरीके से अगर हल कर दें तो उसका जो मान आए वही मान सर्वत्र के लिए हो जाता है, जिसको हम किसी दूसरे मान से बदल नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि अगर ए और बी कोई संख्या हुई तो उसका अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो वह एचसीएफ हमेशा के लिए वही रहेगा। वह एचसीएफ कभी भी आप बदल नहीं सकते हैं। तो इन कथनों के आधार पे उन्होंने एक संबंध बनाया, जिसको लिखा जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर कॉमा 0 से
बड़ा होगा आर या तो 0 के बराबर होगा लेकिन बी से छोटा होता है। अब कहेंगे सर ये आपने कहाँ से लिख दिया? क्योंकि ये तो यूक्लिड ने लिखा, तो कहाँ से लिखा? उनके दिमाग में ये विचार लिखने का कहाँ से आया? बिल्कुल, ये हम आपको बताएँगे कि कैसे लिखा जाता है। यूक्लिड का लिखना है विभाजन। विभाजन का मतलब होता है आप भाग दीजिए। आपके पास 2 संख्या है, 2 संख्या में से ए बराबर लिखा है मतलब ए का मान क्या होता है कि भाग देने में ए का मान बड़ा है किससे? बी से। तो जब ए का मान बी से बड़ा है तो मतलब कि हम क्या करेंगे? बी का भाग देंगे किसमें? ए में। अगर वही ए बड़ा होगा बी से तो ए से भाग देंगे बी में। यहाँ पे अगर ए छोटा हो जाए तो बी यहाँ हो जाएगा और ए यहाँ। यानी जैसी संख्या आपकी रहेगी वैसे हम लोग को संबंध बनाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि जो उन्होंने लिख के दे दिया संबंध वही सही है क्योंकि ए और बी में ये हमें ज्ञात नहीं है कि ए और बी में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर ये इस तरीके का डायरेक्शन हो जाए तो आपको ए इधर रखना पड़ेगा और बी इधर रखना पड़ेगा। ठीक है? ये दोनों चीज़ें हैं। इसलिए हम ये बनाए हैं उन्हीं के द्वारा लिखा गया चीज़ को तो हम ये वाली चीज़ को सही मानेंगे और ये वाली चीज़ को गलत। चलिए भाग देते हैं। बी को हमने ए से अगर भाग देते हैं तो हमें क्यू क्वॉशेंट यानी क्यू भागफल प्राप्त होता है और भागफल देने के बाद हमें शेषफल आर प्राप्त होता है। तो बच्चों हम लोग छोटे कक्षा में जब किसी भाग को दिया करते थे, जैसे 2 को भाग हमने 5 में दिए तो 2 दूनी 4 गया और लास्ट में अगर 1 बचता है घटाने पर, तो हम इसको क्या करते थे, यह जाँच करते थे कि हमारे द्वारा दिया गया भाग सही है यानी सत्य है या नहीं। तो हम लोग करते क्या थे, इसको सत्य साबित करने के लिए जाँच करते थे। कैसे? कि जो बीच वाला नंबर है, वो इन दोनों तरफ यानी भागफल और भाजक वाले से यानी क्या करते थे, गुणा करते थे और शेषफल को अगर जोड़ते थे, तो आपका जो भाज्य वाला है, वो आ जाना चाहिए। तो यानी कि शेषफल 1 है, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी कि 5 के बराबर आ जाता है। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे यूक्लिड ने प्रयोग किया है। इन्होंने भी ये जो संबंध है, इसी के द्वारा बनाया है कि जो आपका भाज्य है, आपका यहाँ है, जो कि भाज्य के रूप में कार्य करता है और जो बी है, वो आपका भाजक है, जो कि यहाँ का कार्य करता है। क्यू जो है, वो भागफल का कार्य करता है और आर जो है, वो शेष फल का कार्य करता है। जिससे कि इसका और इसका गुणा करके अगर आप इसको जोड़ दें, तो आपको भाज्य प्राप्त होना चाहिए। तो कहेंगे सर ये ठीक है, हम लोग समझ गए कि ये इससे हुआ है, तो ये लिखने का तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, तो भाग की पुष्टि तभी सही मानी जाती है, जब शेष फल आपके दिए जाने वाली संख्या से भाग दिए जाने वाली संख्या से सदैव छोटा रहे। ठीक है? यानी कि जो संख्या यहाँ पे प्राप्त हो, वो यहाँ वाली संख्या से सदैव छोटी रखी जाए, चाहे आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे वही कथन लिखा गया है कि जो भागफल होगा, वो सदैव या तो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी यानी जिससे आप भाग दे रहे हैं, उससे आपको छोटा ही रखना है। जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे रिमाइंडर बहुत सारे प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि 0 प्राप्त होगा और 1 प्राप्त होगा। क्योंकि 2 से जब आप भाग दे रहे हैं तो 2 से छोटी संख्या 0 और 1 ही होती है। तो जिस संख्या से आप भाग दोगे उसका शेष फल सदैव उससे छोटा ही आपको रखना पड़ेगा। उसी कथन के अनुसार ये कथन यानी ये स्टेटमेंट, ये तथ्य निर्मित किया गया है। ठीक है बच्चों? तो ये हमारा हो गया यूक्लिड का प्रमेय, जिसकी सहायता से हम म, स ज्ञात करेंगे। ये इनका डायग्राम होता है, मतलब इनका संबंध है और इसी संबंध को बार-बार हम किसी 2 संख्या पे लागू कर करके अंतिम केस में हम म से ज्ञात करेंगे कब? जब वो यहाँ का मान यहाँ के मान के बराबर हो जाए। मतलब यहाँ पे अगर 0 है तो जिस स्टेज पे या जिस पद पे r 0 प्राप्त हो जाएगा, उसी केस में यहाँ वाला म, स बताता है। यानी जब दोनों वैल्यू 0 हो जाएँगी, तो यहाँ संख्या जो भी आपको दिखेगा, वही संख्या दी हुई संख्या का म, स कहलाएगा। ठीक है? हम आपको एक उदाहरण देके समझाते हैं। ठीक है बच्चों? तो हम क्या कर रहे हैं कि किताब का
क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, किताब के प्रश्न को आप स्वयं करिएगा। हम आपको एक छोटा-सा उदाहरण देख कहेंगे, तो कहेंगे सर आप छोटा वाला करेंगे और किताब में बड़ा-बड़ा दिया है, हम लोग बड़ा करेंगे। बिल्कुल, आपको हम केवल आधार दे सकते हैं। आपको सिंपल, सरल तरीके से सिंपल ईज़ी लैंग्वेज में हम आपको बता सकते हैं, जिससे कि आप सरल समझेंगे, तो सरल से लेके कठिन तक के भी चीज़ों को सरलता से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? जैसे हमारे पास से निकालने के लिए लिख देगा प्रश्न कैसे कि आप 16 और 24 को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से स ज्ञात कीजिए। ये दोनों चीज लिख देगा। ये प्रश्न आपका लिखता है। यानी अगर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रश्न में लिख के देता है, तो आपके लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि इन दोनों का मस आपको यूक्लिड विभाजन के प्रमेय के अनुसार ही निकालना है। अगर आप किसी और मेथड का प्रयोग करते हैं, तो आपका वो सवाल गलत माना जाता है। आपको मस ज्ञात करने के 3 तरीके मिल गए। पहला कि जब हम लोग कक्षा पीछे पढ़ते थे, तो ज्ञात करने के 2 और तरीके होते थे। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि जिसमें हम लोग लॉ निकाल कर उसका गोला बना के, जोड़ा बना के करते थे। दूसरा से निकालने की विधि उसमें थी भाग विधि। भाग विधि में हम लोग तब तक भाग देते थे जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। और तीसरा हम लोग अभी 10 में जान रहे हैं और वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी ये 3 विधियां आपकी ज्ञात करने के लिए दी गई हैं। अगर प्रश्न में इनमें से अगर नाम लिख के देता है, तो आपको अनिवार्य रूप से उसी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में केवल अगर 16 और 24 के ज्ञात कीजिए, केवल ऐसे लिखता है, तो आप इन तीनों में से किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर इनमें से कोई विधि का नाम लिख के देता है, तो आपको उसी विधि का प्रयोग करके ही ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो यानी कि अब कहेंगे सर अगर किसी भी प्रश्न के 3 विधि है या बहुत सारी विधि हो, तो क्या सदैव उन विधियों से उसका उत्तर एक ही प्राप्त होगा या अलग-अलग? बच्चों, अगर किसी एक प्रश्न को आप अनेक विधि से लगाओगे, तो सदैव उसका उत्तर एक ही आना चाहिए। तीनों विधियों से उत्तर मैच होना चाहिए, एक ही प्रकार का आंसर यानी उत्तर आना चाहिए। अगर किसी से अलग उत्तर आता है और किसी से अलग उत्तर आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लगाने में कहीं पे त्रुटि हुआ है। ठीक है? आप चाहें तो हम तीनों विधि से आपको निकाल कर दिखा सकते हैं कि तीनों विधि से इनका समान आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम अपने कक्षा 10 से रिलेटेड यूक्लिड का पहले प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको अभाज्य गुणनखंड वाला बताएँगे, तब उसके बाद भाग विधि वाला बताएँगे, जिससे आपकी ये पुष्टि हो जाएगी कि सर आप जो कह रहे हैं वो सही है। ठीक है? चलिए, सबसे पहले जो 16 और 24 दिया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों आपके लिए ये है कि आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि मैथ को पेपर में यानी जब आप परीक्षा में बैठे, तो आप किसी भी मैथ के सवाल को किस प्रकार लगाएँ। ऐसे नहीं कि जो आप कक्षा में मिले और तुरंत आप रफली कार्य किए और आंसर ला के लिख दिए। सवाल का उत्तर नहीं मतलब कोई लेना-देना नहीं होता है। ये नहीं कि सवाल का केवल उत्तर ही उसका सब कुछ है, नहीं। आपको लगाने के तरीकों को सही तरीके से सीखना पड़ेगा। कि किसी भी सवाल को लगाते कैसे हैं हम लोग। लगाने के लिए जब भी प्रश्न आपको देता है, तो आप उसका पहले सबसे पहले हल लिखा करिए। हल लिखने के बाद जो उसमें दिया हो, पहले उसे इंडिकेट करिए। अगर उस पे आप कोई विधि अप्लाई करते हैं, कोई नियम लागू करते हैं, तो उस नियम का नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। आप किसी को डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर सकते बच्चों। अगर जैसे कि हम कक्षा 10 के तरीके से यूक्लिड प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जिससे कि जो भी सवाल आप लगा रहे हैं, वो चेक करने वाले अध्यापक को ये पता चलेगा कि वो इस यूक्लिड का प्रयोग कर रहा है। इसके अलावा इसमें कोई और प्रयोग नहीं कर सकते। तो यूक्लिड प्रमेयिका विभाजन का प्रयोग का मतलब ये है कि आपको इस रूप में आपको लिखना पड़ेगा। हर एक कथन या हर एक
पद को इस रूप में आपको दर्शाना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये चीज़ें हमने अभी पीछे बताया कि आपको भाग देके ही लिखना है। तो यानी कि इन दोनों में कौन बड़ा है? 24 बड़ा है, यानी कि आप बगल में 24 में 16 का भाग देंगे। ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा कि 16 एकम 16 जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग घटाते हैं, भाग आपको देने आता है, इसमें से घटाएँ तो आ गया 8। ठीक है? जैसे पहला स्टेप आपका कर दिए। बस यहीं पे आपको रुक जाना है। पहले स्टेप में आपने यहाँ दिया, यानी ये आपको दे दिए, ये पहला स्टेप हो गया। तो जो हमने यहाँ पे आपको उदाहरण देके समझाया था, आप उसी कथन को यहाँ लिख दीजिए। आपको पता है कि बीच वाला ए होता है, बीच वाला ए होता है, इसको हम लोग बी लिए हैं, ये हमेशा क्यू होगा और यहाँ वाला हमेशा आर। उसी वैल्यू को इसी के नीचे आप लिख देंगे। ए के जगह पे आपको 24 लिखना है, बी के जगह आपको 16 लिखना है और क्यू के जगह इंटू करके 1 लिखना है और आर के जगह 8 लिखना है, कॉमा। अब यहाँ की बारी 0 आपका वही रहेगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर का मान कितना है? 8 रहेगा और लेस देन बी का मान कितना है? 16 है। ठीक है बच्चों? इसका मतलब कि ये आपको तब तक करते चलना है, तब जब तक कि यहाँ का मान और यहाँ का मान बराबर ना हो जाए। ये आपका कौन-सा है? सबसे पहले पद फर्स्ट है, यानी पहला पद, यानी पहला स्टेप। इसी प्रकार अब दूसरे स्टेप में चलेंगे, तो दूसरा पद जब हम डालेंगे तो पद नंबर से 2, तो पद नंबर 2 में अब यहाँ पे जो आपका ये नंबर बचा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे भाग देना। जो यहाँ पे था आपने उससे भाग दिया, अब यहाँ पे जो 2 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, नीचे उसी के नीचे आप उसमें आप भाग देंगे। तो 8 का भाग देंगे तो 2 यानी कि 16 काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा। यानी कि जब पूरा कट गया तो शेषफल का मतलब 0 होता है। अब यही चीज़ फिर यहाँ पे हम यूक्लिड का ही प्रयोग करेंगे, कौन से का? ए बराबर बी क्यू प्लस आर कॉमा 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन बी। चलिए लिखते हैं, हमें पता है बीच वाला। अब यहाँ पे हमने लिखा है, अब इसको देख के आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कौन सा ए है, कौन बी। तो यानी ए अब यहाँ पे आपका 16 है, बी जो है 8 है, आपका क्यू जो 2 है और शेषफल आपका 0 है। यानी 0 ये रहेगा, शेषफल आपका 0 आया है और भागफल आपका कितना है? सॉरी, भाजक आपका कितना? 8 है। अब यहाँ पे जब मिला है दूसरे स्टेप में तो हमको यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया। तो जब 0 प्राप्त हो गया तो इसके आगे हम भाग देना बंद कर देंगे। तो जब 0 आपको प्राप्त हुआ है, जब भाग देना बंद कर देंगे तो इसके बगल वाला जो ये नंबर है, यही नंबर आपको बताता है कि दिए गए संख्याओं का मस है। ठीक है? तो लास्ट क में हम लोग एक कथन लिखते हैं, एक निष्कर्ष लिखते हैं। अतः इस प्रमेयिका से दिए गए संख्या 16 और 24 का मस 8 प्राप्त हुआ। ये कथन हम लोग लास्ट में क्या करते हैं बच्चों, लिखते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये सवाल आपको ये बताता है कि आपने लास्ट में दिए गए चीज़ का निष्कर्ष निकाला कि आपने ये चीज़ में किया तो आपको क्या प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से सवाल का क्या होता है कि डायग्राम होता है जिसे आपको लिखना होता है। अगर आप केवल डायरेक्ट भाग करेंगे और भाग करके डायरेक्ट भाग न देके या तो ये लिख के डायरेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि कहीं न कहीं त्रुटि मानी जाती है। इसलिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों? ये हो गया हमारा पहला तरीका जिससे हमने बताया। तो यानी पहले तरीके से याद रखिएगा कि आंसर 8 आया है। अब इसी के नीचे हम आपको दूसरा और तीसरा दोनों तरीकों से देखेंगे कि इसका मस 8 आता है कि नहीं। इसी प्रकार से मेरा ये कहना है, इसी प्रकार से आप अपने एक्सरसाइज यानी जो पहला अभ्यास प्रश्न 1.1 है, उसका पहले क्वेश्चन को आप अपने घर पे अपने रफ पर इसी तरीके से करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये चीज़ों का ज्ञान अच्छे से हो जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए हम दूसरा विधि देखते हैं इसके नीचे। दूसरी विधि आपकी आती है गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड में जैसे अभाज्य। ठीक है? चलिए अभाज्य गुणनखंड में हम लोग करते क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। जैसे 2 से 8 जाएगा, 2 से 4 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, फिर 2 से 1, फिर 24 यानी 24 का निकालेंगे, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। तो ये जो संख्या है ये सभी अभाज्य हैं, इसीलिए इसको अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है।
इसमें आपको एक भी संख्या भाज्य प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इस विधि का नाम ये होता है। यानी आपने 16 का अभाज्य निकाला तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आ गया और 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आ गया। तो जितनी संख्याएँ दोनों में मैच कर रही हैं, उन संख्याओं को आप गोला कर लेंगे और उन्हीं गोला वाली संख्या को म स कहा जाता है और सभी में से एक-एक संख्या को लिख लेंगे। केवल एक-एक को लिखा जाता है। लिखने के बाद आप गुणा करा देंगे तो आपको उत्तर का पता चल जाएगा। क्या पता चला बच्चों? जिससे कि आपको दिख रहा है कि इस विधि से भी दिए गए संख्याओं का म स 8 प्राप्त हुआ। यानी इससे पता चला कि 2 विधि आपका सही है। अब हम आते हैं तीसरे विधि पे। तीसरी विधि आपकी होती है भाग विधि। भाग विधि से तो भाग विधि का सीधा ये कहना है कि जो छोटा संख्या है उसको आप बड़े संख्या में भाग देते जाइए। कब तक? जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। चलिए देते हैं 16 एकम 16 यहाँ घटाएँगे बचा 8। अब यहाँ पे सब बच गया शेष, तो अब यहाँ पे किससे भाग देंगे? सदैव आपको इन संख्या को यहाँ पे तब तक भाग देते-देते भाजक को लिखते चलना होता है। भाजक को बार-बार लिखते चलिए, भाग देते जाइए जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। 8 दूनी 16 और ये कट जाएगा, यहाँ पे कट गया तो यहीं पे ये रुक जाएगा। इससे ये पता चला कि यहाँ से आगे आप भाग नहीं दे सकते। तो जब आपका भाग दिया हुआ रुक जाए तो लास्ट पद में जो जिस संख्या से आप किसी संख्या को भाग दिए हो, जिससे कि शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, वही संख्या इसका क्या कहलाएगा? म स कहलाता है। यानी इसका भी म स कितना आएगा? 8 आएगा। क्या पता चला बच्चों कि तीनों विधियों से उस दिए गए संख्या का म स में बदलाव नहीं हुआ। यानी तीनों विधि से आपको म स एक ही प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए आपके ये इतना ही हमारे पास वीडियो। आपको मुझे अनुमान है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप अपने अभ्यास का पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न करने का करेंगे। अगर आपको कोई त्रुटि, कोई समस्या होती है तो आप हमें बता सकते हैं, इस पे डाल सकते हैं कि सर ये वाली चीज़ें या ये प्रश्न हमको नहीं आया, इसको दोबारा बताइए और इसको हम आपको बताएँगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।